पश्चिम बंगाल के खरदाहा स्टेशन पर हादसा हुआ है। हजारी दुआरी एक्सप्रेस ट्रेन ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। रेलवे फाटक पर खड़ी थी स्कॉर्पियो गाड़ी। स्कॉर्पियो में बैठे लोग बाल बाल बचे, लेकिन ये स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त हो गई पूरी तरह से। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से स्कॉर्पियो यहां पर मौजूद थी। और ये जो घटना है हजारदुआरी एक्सप्रेस ट्रेन से ये टक्कर हुई है स्कॉर्पियो की। रेलवे फाटक पर ये स्कॉर्पियो खड़ी थी। ये देखिए तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही है कैसे ये ट्रेन गुजरती है और रेलवे फाटक के पास ये स्कॉर्पियो खड़ी रहती है। पीछे से ये टक्कर लगती है इस गाड़ी को। हालांकि जो लोग गाड़ी में सवार थे वो बाल बाल बच गए। तस्वीरें आई हैं पश्चिम बंगाल से। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी लेकिन बाल बाल बचे हैं। इसमें बैठे लोग, बड़ी लापरवाही यहां सामने नजर आ रही है पश्चिम बंगाल के खरदाहा स्टेशन पर, जहां हजारदुआरी एक्सप्रेस ट्रेन गुजर रही थी लेकिन वहां पर स्कॉर्पियो पहले से ही मौजूद थी। रेलवे फाटक पर खड़ी थी स्कॉर्पियो और वो ट्रैक के पास खड़ी थी। पिछला हिस्सा टकराया है देखिए इस एक्सप्रेसवे से कैसे, और गाड़ी में जो लोग बैठे थे वो बाल बाल बचे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के खरदाहा की, जहां पर हजारदुआरी एक्सप्रेस, आप देखिए ये हजारदुआरी एक्सप्रेस है जो कि वहां से गुजर रही थी। अब तभी रेलवे फाटक की जो क्रॉसिंग है वहां पर लाइन के बिल्कुल करीब ही स्कॉर्पियो आपको नजर आ रही है और इसको टक्कर मारती है हजारदुआरी एक्सप्रेस। गनीमत यह रही कि जो इसके अंदर सवार थे यात्री वो सभी बाल बाल बचे हैं। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में आग लगने की खबर सामने आ रही है। कपड़े के शोरूम और कैफे में आग लग गई। आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यह तस्वीरें आपके सामने हैं पूर्वी दिल्ली की मयूर विहार की। यह तस्वीरें हैं मयूर विहार फेज 2 का। यह पूरा मामला है। यह देखिए आप तस्वीरें किस तरह से कपड़े के शोरूम में और साथ ही साथ इस आग ने कैफे को भी अपनी चपेट में ले लिया। दमकल कर्मी आग को बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। मयूर विहार फेज 2 का ये पूरा मामला है। खबर यह है कि आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। क्या कोई हताहत हुआ है अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन आग को बुझाने का काम किस तरह से किया गया दमकल कर्मियों की तरफ से, कितनी भीषण ये आग है आप देखिए। पूरी की पूरी ये जो कपड़े का शोरूम है ये आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये दो तस्वीर आप देखिए। कपड़े का शोरूम है और इसमें लाखों का नुकसान हो गया। आग कैसे लगी अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच ये भी खबर है कि इस आग में कैफे भी चपेट में आ गया। हमारे संवाददाता अंशुमन यादव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में स्थित एक बिल्डिंग में आग लग गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त दमकल के जो कर्मचारी हैं लगातार उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है लगभग 11:15 के आसपास ये आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली थी, जिसके बाद लगभग 8 गाड़ियां मौके पर आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। इस बिल्डिंग में नीचे कॉफ़ी कैफ़े है और ऊपर ड्रेस की दुकान है, यानी कि एक बड़ी विशाल जो शोरूम है ड्रेस की है, जहां पर बच्चों के स्कूल के बैग और ड्रेस वगैरह का गोदाम है, जिसमें ये आग लगी है। बताया जा रहा है जिस तरीके से जो आग लगी है पहले जो शॉर्ट सर्किट थी उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से ही इसमें आग लगी है। आग पूरी तरीके से विकराल हो चुकी थी। लगातार 8 गाड़ियां दमकल की मौके पर आई हैं और उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो फ्लेम है वो भीषण फ्लेम है, जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे दमकल के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल जो गनीमत ये रही है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, क्योंकि देर रात ये जो आग लगने की सूचना थी ये मिली थी। दमकल के अधिकारियों को आप देख सकते हैं लगातार आग को बुझाने का प्रयास करा जा रहा है। हालांकि खबर यह है कि आग पर फिलहाल नियंत्रण पा लिया गया। आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट है। आईएमडी ने जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। बारिश से हैदराबाद के कई इलाके जलमग्न हैं, सड़कें डूबी हैं, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ऐसी बारिश हुई कि सड़कें नदी बन गई और गाड़ियां उसमें तैरने लगी।
बाढ़ की ऐसी डरावनी तस्वीर शायद ही कभी आपने देखी होगी। लगातार बारिश के बाद ये हाल तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का हुआ है। देखिए एक कार कैसे पानी में बही जा रही है। इस पर सवार 5 लोगों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। दूसरी तस्वीर हैदराबाद के यूसुफगुड़ा की है। यहाँ भी सैलाब से एक कार पतवार बन गई। बारिश के पानी में कई 2 पहिया और 4 पहिया वाहन डूबे नजर आए। हैदराबाद के पंजागुट्टा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सिनेमा हॉल में लोग फिल्म देख रहे थे, तभी छत से पानी टपकने लगा। लोगों के हंगामे के बाद फिल्म की स्क्रीनिंग रोकनी पड़ी। और वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। रत्नागिरी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सबसे ज्यादा संकट में है महाराष्ट्र का रत्नागिरी जिला। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत का कहर रत्नागिरी पर किस कदर बरपा है। बारिश से आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। सड़कों पर लबालब पानी भर गया। एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर लोगों के घरों तक पहुंची और दर्जनों लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। मौसम विज्ञान ने रत्नागिरी के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान का कहना है कि आज कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। और महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में कल हुई बारिश के बीच भूस्खलन के कारण कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं ठप हो गई। इसकी वजह से यात्रियों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मूसलाधार बारिश से रायगढ़ के विनहेरी और रत्नागिरी के दीवान खावती रेलवे स्टेशन के बीच लैंडस्लाइड की बड़ी घटना हुई। कोंकण रेलवे के नाथूनगर टनल के पास अचानक पहाड़ी भर भरा कर गिर गई। गनीमत रही कि इस दौरान यहाँ से कोई भी रेलगाड़ी नहीं गुजरी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लाइनमैन ने लैंडस्लाइड की सूचना फौरन कंट्रोल रूम को दी और फिर जेसीबी से मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। लैंडस्लाइड की इस घटना से जहां रेल यातायात पर गहरा असर पड़ा, वहीं सड़क पर भी घंटों जाम लगा रहा। और वहीं उत्तर प्रदेश के 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 24 घंटे में राज्य में 6.3 mm बारिश दर्ज की गई है। राप्ती और घाघरा समेत कई नदियां उफान पर है। नदियों के उफान से करीब 1500 गांव प्रभावित हो गए हैं। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से अभी तक 13,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। राज्य के करीब 1500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की कई टीमें तैनात की गई हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1829 राहत शिविर और 1476 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। पीड़ितों की मदद के लिए 1145 मेडिकल टीमें भी गठित की गई हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 6.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। 1 जून से 14 जुलाई के बीच 239.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और यूपी का लखीमपुर खीरी बाढ़ की चपेट में है। जिले के 150 से ज्यादा गांव बाढ़ में घिरे। लखीमपुर खीरी के कुछ गांव में पानी जरूर कम हुआ है, लेकिन ज्यादातर गांव में अभी भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है। आदिलाबाद निघासन मार्ग अभी भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। धौरहरा तहसील क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इस क्षेत्र के 20 से ज्यादा गांव में पिछले 5 दिनों से बाढ़ का पानी भरा है। स्कूलों में पानी भरा होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। बाढ़ से प्रभावित लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि उन तक सरकारी सहायता नहीं पहुंच रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जिले के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो गया है। कटान रोकने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से बड़े स्तर पर तैयारी की जा रही है। लोगों की मदद के लिए जिले में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां उनके ठहरने और खाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। जिले के डीएम अविनाश सिंह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। स्पीड बोट पर सवार होकर वो अलग अलग गाँव में पहुँचे और लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लोगों के साथ खड़ा है। हर तरह के हालात से निपटने की मुकम्मल तैयारी है। और वहीं उत्तर प्रदेश का हरदोई भी बाढ़ के कहर से नहीं बच पाया। जिले के कई गांव डूब चुके हैं। हालांकि राहत कार्यों में तेजी जरूर आई।
हरदोई के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांव और घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों के सामने जीवन बचाने की समस्या खड़ी हो गई है। हजारों बीघा फसलें भी पानी में डूब गई हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में खाने पीने की समस्या खड़ी हो जाएगी। हरदोई की मुख्य सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से अधिकारी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बाढ़ से मची तबाही के बीच गर्रा नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की चिंता बढ़ गई है। और अब खबर बिहार से है, जहां पर बारिश और नदियों के उफान से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। मोतिहारी में बाढ़ के पानी से फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें बिहार के मोतिहारी जिले की हैं। सेकरैना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। खेत खलियान बाढ़ के पानी से लबालब भर चुके हैं, जिसकी वजह से फसलें खराब हो रही हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2 दिन पहले सेकरैना नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ था, जिससे किसानों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन कल अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। किसानों को डर है कि अगर इसी तरह नदी का जलस्तर बढ़ता रहा तो उनकी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। और बड़ी खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बारिश के कारण 4 धाम यात्रा पर भी असर पड़ा। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोविंद घाट के पास लैंडस्लाइड के बाद अब तक यातायात सुचारू नहीं हो पाया है। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क टूटी हुई नजर आई। हालांकि बीआरओ की टीम मलबा हटाने और सड़क को दुरुस्त करने में जुटी है, लेकिन बारिश के कारण काम में काफी परेशानियां रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर बीती रात बारिश हुई थी और छोटे छोटे पत्थर जो है वो नीचे की तरफ आए थे, जिसके चलते खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बारिश की वजह से काफी कीचड़ हो चुका है। और देखिए बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी का दावा है केजरीवाल शराब नीति केस के सरगना है। ईडी ने सीएम केजरीवाल को जमानत देने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत दी थी, जिसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने राउस एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। ईडी ने केजरीवाल की जमानत के फैसले को एक तरफा बताया था। इस मामले की सुनवाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जुलाई यानी आज की तारीख तय की है। इसके अलावा केजरीवाल की अपनी कानूनी टीम के साथ 2 अतिरिक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अनुमति मांगने संबंधी याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को तलाक के बाद गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया था, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नामंजूर करते हुए कहा कि ये शरियत कानून में दखल है। ऐसे में बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। हमारा मानना ये कि जजमेंट न सिर्फ ये कि कानून शरीयत के खिलाफ है, बल्कि ये जजमेंट जो है वो हम समझते हैं कि महिलाओं के भी खिलाफ है। AAMPLB की वर्किंग कमेटी की बैठक में बोर्ड के सभी 51 सदस्य मौजूद थे, जिसमें 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें दूसरा प्रस्ताव उत्तराखंड UCC के खिलाफ था। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन हुआ, तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। यूपी बीजेपी कार्य समिति की बैठक में 2027 के लिए रणनीति तैयार की गई, जिसमें यूपी में बीजेपी अब यादव मतदाताओं को जोड़ने के लिए मथुरा वृंदावन पर काम करेगी। इसके लिए बीजेपी कृष्ण जन्मभूमि का लक्ष्य रखा गया। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, लोकसभा चुनाव में अति आत्मविश्वास से नुकसान हुआ है। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और पीएम मोदी के नाम एक्स पर नया रिकॉर्ड, जहां 100 मिलियन फॉलोवर्स का आंकड़ा पार कर गया है। प्रधानमंत्री का अकाउंट और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। दुनिया के अन्य नेताओं से कई गुना अधिक पीएम मोदी के फॉलोवर्स। प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड बना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके 100 मिलियन यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इस नई उपलब्धि के लिए पीएम ने अपने फॉलोअर्स का आभार जताया है। पीएम मोदी ने लिखा,
एक्स पर 100 मिलियन इस जीवंत माध्यम पर आकर खुश हूँ और चर्चा, बहस, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूँ। पीएम मोदी की लोकप्रियता देश विदेश के नेताओं से कई गुना अधिक है। इतना नहीं, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय खिलाड़ियों से भी अधिक लोकप्रिय हैं। और पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 40 साल बाद फिर खोला गया। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों में सील किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति के सदस्य ने कल दोपहर करीब 12 बजे मंदिर में प्रवेश किया और फिर अनुष्ठान किया। उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे रत्न भंडार का पहला दरवाजा खोला गया। पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है। रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहाँ से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की बड़ी साजिश को एक बार फिर से नाकाम किया। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को ढेर किया गया। कुपवाड़ा में मारे गए आतंकी के पास से सेना ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। सेना के चिनार कोर के सूत्रों के मुताबिक तीनों आतंकी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं और हिंसा फैलाने की साजिश के तहत कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे थे। सतर्क जवानों ने बिना मौका गवाए आतंकियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले 5 और 6 जुलाई को कुलगाम में 2 मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 आतंकियों को ढेर किया था। और दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में दिन दहाड़े हत्या ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रियाजुद्दीन नाम के मरीज की गोली मारकर हत्या कर दी। रियाजुद्दीन जीटीबी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 2 में भर्ती था। इसी दौरान 18 साल का युवक आया और कट्टे से फायरिंग कर दी। परिजनों का आरोप है कि बदमाश किसी और मरीज की हत्या करने आए थे, लेकिन उन्होंने गलती से रियाजुद्दीन को गोली मार दी। 4 दिन पहले एक पेशेंट आया था, उसके 4 गोली लगी हुई थी। वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता है। वो उसके लिए आए थे क्योंकि उनका भी ऑपरेशन हुआ था पेट का और मेरे भाई का भी ऑपरेशन पेट का हुआ था। जीटीबी एनक्लेव थाने में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बिहार के बेगूसराय से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। यहाँ पर एक बच्चे को रेल की पटरी से बांधकर मारने की कोशिश की। बेगूसराय में दबंगों का क्रूर चेहरा सामने आया है। दबंगों ने चोरी के आरोप में नाबालिग बच्चे की जमकर पिटाई की, फिर रेल की पटरी में बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। चोरी ने चमारी किया, जबरदस्ती उसको फंसा को बांध को मारा और रेलवे पर बांध के पटरी में रखा। और उनकी टीम के द्वारा वहीं पर जाकर के बच्चा को रिकॉर्ड किया गया, बच्चा को थाना पर जाकर पूछताछ किया गया। इस पूछताछ के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तारी हुई है। और उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि बस में सवार किसी यात्री की हादसे में मौत नहीं। हरिद्वार में दीनदयाल पार्किंग के पास एक बस हाईवे से नीचे गिर गई, जिससे 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। एक मुरादाबाद डिपो की बस मुरादाबाद से देहरादून के लिए जा रही थी और जो पुल के पास अनियंत्रित हो गई, नीचे गिर गई, जिसमें यात्री भी सवार थे। यात्री घायल हुए हैं, लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आई हुई है। बाद में हमारे पास पुलिस वाले करीब 5 से 6 लोगों को लेके आए थे। उसके बाद लगातार हमारे पास पेशेंट आते जा रहे हैं और अभी तक 25 से 30 मरीज आ चुके हैं, जिसमें ज्यादातर के गंभीर चोट नहीं है। सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के मामले में भी मध्य प्रदेश के इंदौर ने बाजी मार ली है। पहले ये रिकॉर्ड असम के नाम था। तस्वीरें इंदौर के बीएसएफ रेवती रेंज की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने पेड़ लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया। ये सिलसिला यहां पिछले 5 दिनों से जारी रहा। इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम दिया गया। इस अभियान की तारीफ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव ने भी की। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया, तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। और अब खबर नेपाल से। पड़ोसी देश नेपाल में आज से नई सरकार कमान संभाल लेगी। केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे।
नेपाल में CPN-UML पार्टी के अध्यक्ष KP शर्मा ओली अपनी नई मंत्रिपरिषद के साथ सुबह 11 बजे काठमांडू में शपथ लेंगे। प्रचंड की सरकार गिरने के बाद ओली को चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पार्टी से उन्हें समर्थन मिला है। इससे पहले सरकार बनाने के लिए ओली ने राष्ट्रपति को 165 सांसदों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा था, जिसमें CPN के 77 और नेपाली कांग्रेस के 88 सांसद शामिल हैं। ओली इससे पहले 2 बार नेपाल के PM रह चुके हैं। उन्हें चीन समर्थक नेता के रूप में देखा जाता है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर। ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर की कार और घर में विस्फोटक थे, ये खुलासा हो रहा है। घातक डिवाइस लेकर शूटर आया हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी खबर। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुए जानलेवा हमले के बाद ट्रंप एक बार फिर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। विस्कॉन्सिन के मिलीवॉकी पहुंचे ट्रंप को आज रिपब्लिकन पार्टी औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार नामित करेगी। इस बीच ट्रंप पर हमले को लेकर CIA के एक पूर्व अधिकारी ने खुफिया एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं। हालांकि बाइडेन ने कहा है कि FBI अपना काम बखूबी कर रही है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के CM अली अमीन ने संज्ञान लेते हुए पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। खैबर पख्तूनख्वा में नौशेरा का अकबरपुरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से सैर उठा। यहां बाइक सवार हमलावरों ने भीड़ भरे बाजार में एक पत्रकार को गोलियों से भून डाला। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाइक सवार 2 लोग सफेद रंग की कार का पीछा करते हुए फायरिंग कर रहे हैं। कार बेकाबू होकर दीवार से टकरा कर रुक गई, जिससे कार में पीछे से ठोकर मारते हुए बाइक गिर गई। तभी बाइक पर पीछे बैठा हमलावर कार चालक की ओर जाकर गोलियां बरसाने लगता है और आराम से लौटकर चारों ओर मुआयना करता है। फिर बाइक पर बैठकर मौके से रफू चक्कर हो जाता है। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज एक बार फिर से बने विंबलडन मेंस चैंपियंस सिंगल्स के चैंपियन। उन्होंने लगातार दूसरी बार जोकोविक को फाइनल में पराजित किया है। इक्कीस साल के अल्कराज ने विंबलडन मेंस सिंगल्स के फाइनल में सर्बिया के दिग्गज जोकोविच को सीधे सेटों में हराकर इतिहास रच दिया। उन्होंने सर्बियाई स्टार और 7 बार के चैंपियन जोकोविच को 6-2, 6-2, 7-6, 7-4 से हराकर लगातार दूसरा विंबलडन और चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया। ये मैच पिछले साल के ऑल इंग्लैंड क्लब के ग्रास कोर्ट पर खेले गए फाइनल मैच का दोहराव था, जिसमें अल्कराज ने 5 सेट में जोकोविच को हरा दिया था। CUET UG की दोबारा से परीक्षा होगी। 19 जुलाई को CUET UG की परीक्षा। अभ्यर्थियों के आरोप के बाद दोबारा से परीक्षा कराने का फैसला। NTA ने परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। श्रीनगर से बड़ी खबर। श्रीनगर के लाल चौक पर मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शर्त के साथ जुलूस को अनुमति दी है।